अब देखो यूनिट 3 देखने वाला है पंचायती राज एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। पंचायती राज मतलब हाँ भाई वही अभिषेक सर वाली जो आपने सीरीज देखी थी ना, पंचायत वैसा ही कुछ सिस्टम है। तो गांव में किस तरह से पंचायत का सिस्टम होता है। तो यार सिस्टम बहुत हो गया, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी देख लेता है। तो एग्जाम में ये पूछा गया है काफी बार, इसको 2 नंबर में पूछ लेता है। तो ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है। तो सिस्टम ऐसा सिस्टम जो कि मल्टीपल लेवल्स पर डिवाइड करा गया होता है और क्लियर रूल्स होता है कि इस लेवल के लोग ये काम कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल दूं तो गवर्नमेंट है, जैसे हमारा पूरा गवर्नमेंट का जो सिस्टम है ना, ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, नीचे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, ये पूरा एक सिस्टम है, सभी के अपने अपने रूल्स हैं। तो ये हो गया ब्यूरोक्रेसी। इसी तरह जो है स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है ना, उनमें किसका क्या रोल है और कौन क्या पार्ट कर सकता है, वो सब चीजें जो है पूरा स्ट्रक्चर बनाना हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पर बेसिक सा मीनिंग जो है मैंने आपको बता दिया है और ये यहाँ पर इसलिए जरूरी था। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ना, ये PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये एक ब्यूरोक्रेसी ही है। मतलब यहाँ पर पंचायत का जो पूरा सिस्टम है ना, उसको मल्टीपल लेवल्स पर डिवाइड करा गया है और हर लेवल पर सभी के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है और डिफरेंट डिफरेंट उनके काम होते हैं। अब देखो ये ऐसा मैंने क्यों बोला वो आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल गांव की जो पंचायत होती है ना, वो ऐसा नहीं है। पंचायत क्या होता है, देखो गांव की एक लोकल गवर्नमेंट जो होगी वो पंचायत होती है। अब ऐसा नहीं है सिर्फ गांव में पंचायत है, इनमें भी ना लेयर्स है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है। एक मैं ना एक बड़ा ब्रॉड एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में ना एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरी कंट्री में एक गवर्नमेंट होती है, लेकिन उसके अंदर ना वो होते हैं काफी सारे स्टेट्स होते हैं, स्टेट जैसे यूपी हरियाणा वगैरह, इनकी अलग अलग सरकार होती है। और उसके अंदर जो होता है आपकी सिटी होती है, शहर, शहर से मिलके आपका स्टेट बनता है और स्टेट को मिलाकर एक देश बनता है। इसी तरह ना गांव को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है और ब्लॉक को मिलाकर एक आपका जिला बनता है, जिला बनता है। तो यहाँ पर गांव को मिलाकर ब्लॉक बन गया, ब्लॉक को मिलाकर जिला बन गया। तो जो गांव है, गांव के लेवल पर जो हमारी पंचायत होती है उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम मतलब गांव, गांव की पंचायत ग्राम पंचायत। अब ये जो गांव है, गांव को मिलाकर ना एक ब्लॉक बनता है। तो ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत होती है उसको बोलता है पंचायत समिति। और जो ब्लॉक को मिलाकर एक जिला बनता है ना, पूरे जिले में जो एक पंचायत होती है उसको बोलते हैं जिला परिषद। इसको हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बोलते हैं, मंडल परिषद भी बोलते हैं और डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोलते हैं। तो आई थिंक आपको पूरा सिस्टम जो है ना समझ में आ गया होगा, इसकी लेयर समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है ना, ये पूरा 3 लेवल्स पर डिवाइड है। सबसे लेवल जो है, जो बेसिक यूनिट है, जो गांव के लेवल पर होती है, वो होती है ग्राम पंचायत। इसको थोड़ा डिटेल में अब देखते हैं। अब देखो ग्राम पंचायत जो है ना, वो एक गाँव की लोकल गवर्नमेंट है जो पूरा गाँव को देखती है कि भाई गाँव में ये सड़क टूट रही है, अच्छा चलो भाई सड़क पर हमें ध्यान देना होगा। ओहो पानी का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा रहा है, यहाँ पर पानी का सिस्टम ठीक करना होगा। तो गांव की लोकल गवर्नमेंट जो हो गई ना, जो गांव का सब कुछ देखभाल करती है, वो होगी ग्राम पंचायत। यहाँ पर गांव के लोकल जो लोग हैं, मतलब गांव के लोग जो है वही इनको इलेक्ट करते हैं। और ये जो है ना गांव की सारी चीजें देखते हैं जो मैंने बता दिया है। और इसमें ना गांव को ना अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। तो यहाँ पर काफी सारा वोटर्स है, मतलब काफी बड़ा गांव है, काफी सारे वोटर्स है, तो इसको ना सेक्शन में डिवाइड कर देता है। एक सेक्शन से एक हमने ग्राम पंचायत का यहाँ पर कैंडिडेट को जिता दिया, मतलब इलेक्शन होगा उसमें। तो इस तरह से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं और उसमें से एक मेंबर को हम इलेक्ट करते हैं, जिताते हैं, जिसके ज्यादा वोट होंगे वो जीत जाता है। तो इस तरह से होता है। अब देखो गांव के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से जो हमारे मेंबर्स जीते हैं उनको मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है, जिसको हम विलेज कैबिनेट भी बोलते हैं। ग्राम मतलब गांव, विलेज, और पंचायत मतलब कैबिनेट। तो आई थिंक आपको ग्राम पंचायत समझ में आ गई होगी, जो कि विलेज लेवल पर होती है। अब ये क्या करते हैं, देखो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। प्लान करता है, बजट बनाते हैं भाई गांव में कहाँ कहाँ में क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या क्या डेवलपमेंट करना है, और सब चीज़ों का जो है रिकॉर्ड बना कर रखता है। और यहाँ पर गाँव में हमें एजुकेशन पर ध्यान देना है या फिर एग्रीकल्चर पर किस तरह से प्रोजेक्ट्स वगैरह पर काम करना है, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और गिविंग अ वॉइस, और ये जो गांव के लोग हैं ना, उनकी आवाज भी बनता है। मतलब गांव के लोगों को सरकार तक कोई बात पहुंचानी है ना, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं पहुंचा सकते। तो भाई अपनी ग्राम पंचायत में जाएंगे वो लोग और बोलेंगे भाई ऐसे ऐसे कुछ बात है, तो वो बड़ी जो गवर्नमेंट है, ऊपर जो गवर्नमेंट है, उन तक इनकी बात भी पहुंचा देते हैं और ये गांव के लिए रूल्स वगैरह भी सेट करते हैं।
अब इसके आगे ना बहुत सारे हम जो लेवल्स देखने वाले हैं उसमें भी ये सब चीज़ है, तो उनमें आप ये चीज़ रिपीट कर सकते हो। तो वहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूँगा, और ऊपर भी आप ऊपर ये सारी चीज़ें देख चुके हो गाँव का डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड। अब इसके बाद जो है ना ब्लॉक लेवल पर एक पंचायत आती है, जो कि गाँव की हमने पंचायत देख ली, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत को मिलाकर, मतलब काफ़ी सारी ग्राम पंचायत को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है, जिसको हम पंचायत समिति बोलते हैं। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। तो यहाँ पर क्या करता है, ये देखते हैं कि भाई सब गाँव की जो ग्राम पंचायत है ना, सब गाँव की पंचायत सही काम कर रही है या फिर नहीं, कोई भाई करप्ट तो नहीं है, ये सब चीज़ें ये हमारी पंचायत समिति देखती है। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बीच की ये एक पंचायत होती है, और इसको ना पंचायत ऑफ पंचायत बोलता है, क्योंकि मतलब ग्राम पंचायत की ये पंचायत होती है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं ना ग्राम पंचायत के, मतलब ग्राम पंचायत के जो जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसके मेंबर होते हैं, और कुछ सीट जो है ना अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप जो है ना, अंडर रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप जो SC ST वगैरह में आते हैं, उनके लिए कुछ रिजर्व्ड होती है। और इस पंचायत में एक चेयरमैन और एक डिप्टी चेयरमैन होता है, जो कि 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। की फंक्शन भाई वही है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पर भी वही है, डेवलपमेंट वगैरह देखना है गाँव का, लेकिन ये पूरे ब्लॉक को देखते हैं, सिर्फ एक गांव को नहीं देखते, पूरे ब्लॉक को देखते हैं। ब्लॉक में काफ़ी सारे विलेजेस आते हैं, और जो ग्राम पंचायत है उनको भी देखते हैं कि, और उनको गाइड करते हैं कि भाई कैसे कैसे आपको अपने गांव का ध्यान रखना है, क्या करना है। और जो लोन्स वगैरह और फंड्स वगैरह जो देना है ना गाँव में, गांव के घर वगैरह बनाने के लिए, उन प्रोजेक्ट के जो फंड है, लोन्स वगैरह, उनको ये सब कुछ मैनेज करता है। ये चीज़ आप आराम से लिख सकते हो। इसके अलावा जो है थर्ड जो लेवल होता है, जो हायर लेवल होता है पंचायत का, वो होता है जिला परिषद, जिसको मैंने बताया था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मंडल परिषद और डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोलते हैं। और ये जो है ना, ये जो ब्लॉक लेवल की जो पंचायत थी ना, उसको देखता है। ये भाई ब्लॉक लेवल की पंचायत होती है। इसमें कौन कौन होता है, वही इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ब्लॉक के लीडर्स होते हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कि आपके MLA और MP वगैरह होते हैं। और इसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, CEO होता है, जो कि IAS ऑफिसर होते हैं। और बाकी ये जो जिला परिषद होती है ना, ये भी 5 साल के लिए इलेक्ट करी जाती है। और ये जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, हायर गवर्नमेंट, और जो गांव की गवर्नमेंट है, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा भाई ये क्या क्या करती है, वही सब है जो ब्लॉक लेवल की आपकी पंचायत है, उनको एडवाइस देती है, उनको गाइड करती है कि भाई ऐसा ऐसा आपको अपने ब्लॉक को देखना है। और ये जो है प्लान्स को अप्रूव करती है, जैसे कि आपका कोई प्लान है घर बनवाने का या फिर सड़कें वगैरह बनवाने के प्लान्स वगैरह है, तो उनको देखती है और उनके लिए बजट वगैरह देखती है कि किस तरह से आपको कितना खर्चा करना है, और उसको अप्रूव दे देती है। और इसके अलावा सरकार से फंड दिलवाती है सभी ब्लॉक्स को कि भाई अब इतना इतना डेवलपमेंट होना है इन ब्लॉक्स में, सरकार से पैसे लेके उन्हें फंड वगैरह दिलवाती है। एजुकेशन फोकस होता है इनका, और मॉनिटर करती रहती है प्रोग्रेस को कि भाई ब्लॉक लेवल पर कि ये सारे ब्लॉक वाली जो पंचायत है ये कुछ काम कर भी रही है या फिर सिर्फ पैसे ही लेके बैठी है, ये सब चीज़ें देखती है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है पंचायती राज के ऊपर, जितने भी हमने देखे ना, वो सारे पॉइंट्स उड़ा के इसमें भर दो। जो गांव का डेवलपमेंट है वो करना है, और लोकल जो गांव में कोई बिजनेस वगैरह कर रहा है उनको हेल्प करना होता है, और फार्मर्स की मदद करनी होती है, सड़कें बनवानी होती है, पानी की सप्लाई वगैरह का सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से लिख सकते हो। और इसके अलावा पावर को डिसेंट्रलाइज करने का भी एक एम होता है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक गवर्नमेंट बना दी और एक ही भाई उसका नेता बना दिया, वही सब वो कैसे देख लेगा भाई, गांव के लेवल पर कैसे देख लेगा। तो लोकल गवर्नमेंट भी ज़रूरी होती है, और पावर जो है डिवाइड करना काफ़ी ज़रूरी होता है। सारी एक पावर एक आदमी के हाथ में दे दी तो गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा ना एक चीज़ और होती है, ग्राम सभा। तो जो गांव की पंचायत होती है ना, ग्राम पंचायत, वहां पर ना एक रेगुलरली जो है एक मीटिंग होती है, जिसमें गांव के सभी लोग आते हैं, और ग्राम पंचायत के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो होता है, और सब लोग आपस में मिलकर जो है ना प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं कि कौन सी सड़कें खराब है या फिर पानी वगैरह की जो भी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद वो कोई सॉल्यूशंस वगैरह सजेस्ट करते हैं, आइडियाज़ देते हैं। उसके बाद जो ग्राम पंचायत होते हैं ना, वो उन प्लान्स को अप्रूव कर देते हैं, ठीक है भाई सड़कें वगैरह खराब हो रही है, इस सड़क पर हम काम करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर एक गाँव की एक मीटिंग होती है, जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स डिस्कस होती है और सजेशंस वगैरह दिए जाते हैं। देखो इस यूनिट के फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे पिन कमेंट में, यहाँ पर
जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड है बाबू, कैपिटल P बनेगा, इसको ध्यान से देख लेना। इसके अलावा बता दूं ई बुक में ना काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी, डिटेल कंटेंट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और भी ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल मिल जाएगा आपको। तो ध्यान से ई बुक डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखो वापस से आऊं टॉपिक पर, तो ये है इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। मतलब किस तरह से भाई पंचायती राज का सिस्टम जो है इंडिया में कैसे ग्रोथ हुआ, क्या हिस्ट्री रही है वो देखते हैं। अब देखो पंचायती राज जो है कोई नया सिस्टम नहीं है भाई, पुराने टाइम से चल रहा है। जब यहाँ पर डायनासोर्स वगैरह, मजाक कर रहा हूँ, डायनासोर्स नहीं मतलब काफी पुराने टाइम से ये पंचायती राज सिस्टम। और आपको पता है भाई गांधी जी भी जो है काफी ज्यादा बिलीव करते थे पंचायत में। हमने यूनिट 2 में देखा था, गांधी जी बार बार बोल रहे कि भाई पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, पंचायत होनी चाहिए गांव में। इसके अलावा भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उसमें भी आर्टिकल 40 में दे रखा था पंचायत वगैरह के बारे में। लेकिन यार इसमें एक दिक्कत थी, इसमें ना पूरा प्रॉपर्ली बताया नहीं था कि किस तरह से पंचायती राज सिस्टम होगा या किस तरह से पावर्स वगैरह डिवाइड होगी। ये भाई दिक्कत की बात थी। अब भाई दिक्कत की बात थी तो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो क्या करा, जो बलवंत राय जी थे ना, ये 1957 में इन्होंने एक कमेटी बैठाई और उसमें बोला कि भाई जो पंचायती सिस्टम है ना 3 टियर में होना चाहिए, मतलब 3 लेवल्स होने चाहिए। जो हमने ऊपर देखे ना वही वाले इन्होंने बोले कि विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह से होने चाहिए। फिर क्या करा, इन्होंने बोला कि ठीक है भाई सही बात है। इसके बाद जो है ना राजस्थान में ना पहला स्टेट था जहाँ पर पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट करा गया 1959 में। अब इसके बाद भाई सबने बोला कि यार हम भी करेंगे, हमें भी चुल उठ रही है, हम भी कुछ नए नए आपको ओपिनियन देंगे। तो एक और कमेटी बैठाई गई अशोक मेहता जी के द्वारा। इन्होंने 1977 में ये पंचायती राज सिस्टम को चेंज करने के लिए बैठाई थी कमेटी। इन्होंने बोला कि 3 टियर सिस्टम नहीं, इसका जो बीच वाला टियर है ना उसको उड़ाओ और सिर्फ 2 रखो, एक विलेज लेवल पर और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो इन्होंने इस तरह से बोला। और इसके अलावा इन्होंने ये भी चीज़ ऐड करी कि भाई रिजर्वेशन सिस्टम होने चाहिए, जो SC ST वाले कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए कुछ रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके बाद जो है और भी कमेटी बैठाई गई, काफ़ी लोग आए, लेकिन फाइनली जो LM सिंघवी जी थे ना, इन्होंने एक फाइनली एक कमेटी बैठाई जिसको भाई फाइनली देखा गया और उसके बाद इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें एक पार्ट ऐड कर दिया गया, मतलब 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है बना दिया गया, जो कि पंचायती राज सिस्टम का था और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। और इस पार्ट में प्रॉपर्ली बताया गया कि किस तरह से क्या रूल्स होने वाले, किस किस के लिए कितना रिजर्वेशन होगा, विमेंस के लिए कितना रिजर्वेशन होगा, किसके हाथ में कितनी पावर होगी 1992 में। अब ये क्या था वो हम देखने वाले हैं, मतलब 73rd अमेंडमेंट एक्ट क्या था, क्या क्या चेंजेस आए इसमें। मतलब एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पंचायत के लिए एक सिस्टम अपडेट आ गया जिसमें पुराने बग्स फिक्स कर दिए गए, नए फीचर्स ऐड कर दिए गए। तो इस जो अमेंडमेंट एक्ट था इसमें क्या करा गया, इसमें पूरा नया सेक्शन ऐड कर दिया गया और पूरा आराम से विस्तार से बता दिया क्या क्या होना चाहिए। अब क्या क्या होना चाहिए वो हम देखने वाले हैं। पहली चीज़ थी ग्राम सभा, जो हमने ऊपर देखी ना, एक गांव में मीटिंग होनी चाहिए। वो इन्होंने बोला कि भाई गांव में मीटिंग होनी चाहिए, ग्राम सभा होनी चाहिए, जहाँ पे सब लोग मिलके प्रॉब्लम्स डिस्कस करें और सॉल्यूशन निकालें। इसके अलावा इन्होंने बोला 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, वही 3 लेवल्स होने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला कि डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला कि पंचायत इलेक्शन के लिए एज जो है 21 होनी चाहिए। इन्होंने रिजर्वेशन सिस्टम भी रखा, मतलब विमेंस के लिए जो है कुछ सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए। इसके अलावा SC ST के जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला कि एक इलेक्शन कमीशन होने चाहिए, जो कि पूरा पंचायत का जो इलेक्शन हो रहा है वो सही से और फेयरली हो, उसके लिए कमीशन होना चाहिए। और इन्होंने बोला कि 5 साल तक ये पंचायत चला करेगी और हर 5 साल इलेक्शन हुआ करेंगे। इसके अलावा इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल सपोर्ट वाला सिस्टम होना चाहिए, कि हर 5 साल में देखना चाहिए कि किस तरह से कितना फंड कैसे कैसे होना चाहिए। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, मेरा ना के स्टोर है, तो मैं एक गैजेट रिव्यूअर हूँ। मैं सिर्फ कुछ देर के लिए कोई भी गैजेट वगैरह खरीदता हूँ और उसका रिव्यू वगैरह डालने के बाद वो वापस से पैक करके रख देता हूँ, बिल्कुल नया कंडीशन में, एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में। काफ़ी सारे गैजेट्स मिल जाएंगे मेरे स्टोर पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊँगा, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो कुलभूषण कुंडलवाल मेरा
यूज़र नेम है। तो वापस से आऊँ टॉपिक पर, तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर पैसों का क्या सिस्टम है, मतलब उनको फंड वगैरह कहाँ से मिलता है, पैसा कहाँ से मिलता है गाँव के डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए। देखो मोस्टली जो है ना गवर्नमेंट से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है भाई, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, और कुछ ना टैक्स शेयरिंग भी होता है, मतलब टैक्स भरते हैं ना लोग, उसमें कुछ परसेंट जो है ना इनको मिल जाता है PRIs को, ताकि गाँव का डेवलपमेंट वगैरह हो जाए। इसके अलावा जो है ये कुछ छोटे मोटे चार्जेस भी लेते हैं, मतलब टैक्सेस वगैरह भी कलेक्ट करते हैं, जैसे कि पब्लिक टॉयलेट वगैरह बना दिया तो वहाँ से जो टैक्स कलेक्ट होता है वहाँ से पैसे इकट्ठा कर लेता है। और इस तरह से जो कुछ और अदर सोर्सेज हैं जो कि ज़्यादा कॉमन नहीं है, वो ऐसे है जैसे कि गवर्नमेंट से ग्रांट्स ले लिए, या फिर इन्होंने लोन वगैरह ले लिए। अगर ये कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, बड़े प्रोजेक्ट मतलब जैसा गांव में घर वगैरह बनाना, इस तरह के, तो ये लोन वगैरह भी ले लेता है। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि PRI जो है ना, ये करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन इनको ना पैसे नहीं मिल पाते, ये काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, और गवर्नमेंट पर डिपेंड करने की वजह से ये काफ़ी कुछ कर नहीं पाता है, तो ये थोड़ी दिक्कत की बात होती है। अब देखो बात करते हैं गांव के जो लोग हैं ना, विलेज के जो लोग हैं, रूरल एरिया के लोग जो है, वो पैसों का क्या करते हैं, मतलब पैसे कहाँ जमा करते हैं, कहाँ से पैसे लेते हैं, कहाँ से लोन वगैरह लेते हैं, क्या सिस्टम है वो देखते हैं। इनके दो सोर्सेज होते हैं मेनली, एक फॉर्मल सोर्सेज और एक इनफॉर्मल सोर्सेज। फॉर्मल में आपके ऑर्गेनाइज्ड होता है, और इनफॉर्मल में आपके इन लेस ऑर्गेनाइज्ड होता है। कहने का मतलब ये है, फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल में मेन फर्क ये है, इनफॉर्मल में तो भाई हो गए आपके लाला वगैरह, जो भाई जहाँ पर आप अपने कंगन वंगन रखकर वहाँ से लोन ले लेते हो, कि लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे तू, इस तरह का जो सिस्टम होता है। तो यहाँ पर लाला के पास गए कि अपने कुछ सामान वगैरह रख दिए, अपनी ज्वेलरी वगैरह, और पैसे उधार ले लिए, और वो भाई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते ना, इतना ज़्यादा, इतने का आपने लोन नहीं लिया जिससे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट हो जाता था। इसके अलावा भाई ज़मींदार होते थे, जिसमें आप भाई अपनी ज़मीन जो है उनको लोन के बदले अपनी ज़मीन वो दे देते थे कि भाई अगर हमसे लोन नहीं उतारा गया आप हमारी ज़मीन ले लेना, वो भाई कंगाल हो जाते थे। तो इस तरह के ना इनफॉर्मल सोर्सेज होते थे। और इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी होते हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा फॉर्मल सोर्सेज जो होते हैं ना, वो हो गए आपके बैंक्स हो गए, जो कि बड़े बड़े बैंक होता है, वही जो आप देखते हो इधर उधर के बैंक, वो होता है। इसके अलावा कुछ कॉरपोरेटिव बैंक्स भी होते हैं। ये बैंक जो होते हैं ना, जो लोग मिलकर बनाते हैं ना, वही इसको देखते हैं, इसका पूरा मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ वो देखते हैं। मतलब बैंक जो एक तो बड़े बैंक हो गए, छोटे बैंक होते हैं छोटे लेवल पर, जो कि कुछ मेंबर्स मिलकर बनाते हैं, और वो इसका देखभाल करते हैं। ये मेनली फोकस करते हैं एग्रीकल्चर वगैरह और रूरल क्रेडिट देने में, मतलब उधार लोन वगैरह देने में। इसके अलावा कुछ रीजनल रूरल बैंक होते हैं, जैसे आपने ग्रामीण बैंक देखे होंगे, ज़िला सहकारी बैंक हुआ, या फिर कुछ ग्रामीण बैंक, इस तरह से कुछ ग्रामीण वाले बैंक होते हैं ना, जहाँ पर आपको मेनली जो है रूरल एरियाज़ में होते हैं, ये गांव वगैरह में होते हैं, और गांव के लोगों को लोन वगैरह देने में काफ़ी हेल्प करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह बनाने में। इसके अलावा ना नाबार्ड होता है, नाबार्ड का भी डिटेल में अभी इसके जस्ट अभी देखेंगे इसको थोड़ा डिटेल में, तो इसको नाबार्ड यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हम इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो नाबार्ड जो है ना, ये जो है एक तरह का बैंक है जो भाई सिर्फ गांव के लोगों के लिए बना है, सरकारी बैंक है, सरकार ने बनाया, और इसको इस तरह से बनाया कि गांव की जो ज़रूरत है वो पूरी करो। तो यहाँ पर ये जो है ना एक सुपर बैंक की तरह है, जो गांव के लोकल बैंक होते हैं, मतलब छोटे बैंक होते हैं, या फिर गांव को जो और क्रेडिट वगैरह देते हैं, लोन वगैरह देते हैं, उनको भी पैसे देने का काम करता है। तो यहाँ पर नाबार्ड कैसे बना इसको देखते हैं, इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। अब देखो इंडिया में पहले का टाइम था, और गांव के लोगों को पैसों की ज़रूरत होती थी भाई, उनका जो है एक टाइम पर पेमेंट आता है, मतलब खेती करी जब उनकी ज़मीन में जो उन्होंने बोया है वो उगेगा बिकेगा, जब जाकर उनके पास पैसे आएंगे, उस बीच में उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, या फिर फसल बोने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए काफ़ी टफ था, मतलब बड़े बड़े बैंक जो थे वो लोन वगैरह देते नहीं थे, तो ये कुछ इशू था। तो इसको देखते हुए ना भाई 1979 में जो है ना शिवारमन जी ने जो है इस इशू को रेस करा कि भाई ये दिक्कत है, इसके लिए कोई सॉल्यूशन निकालो। तो फिर क्या करा गया, इसको हाईलाइट करा गया, और इन्होंने बोला कि एक यूनिक तरह का डेवलपमेंट बैंक बनाया जाए, जो कि सिर्फ रूरल एरिया के लिए ही हो, जो गांव की समस्या को सॉल्व करे, गांव के लोगों को लोन दे, क्रेडिट दे, उसके लिए यहाँ पर एक बैंक बनाया जाए।
तो इसको देखते हुए ना पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया और एक बैंक बना दिया नाबार्ड, जो कि 1981 में लॉन्च करा गया था। नाबार्ड ये कोई एक सिंगल नेम नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से पता चल रहा है इसका काम। और इसको फाइनली 1982 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने लॉन्च कर दिया था। अब नाबार्ड करता क्या है वो देखते हैं। नाबार्ड जो है ना, जो फार्मर्स है उनको लोन दिलाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो उनको भाई ज़मीन के लिए चाहिए, एनिमल्स के लिए चाहिए, क्रॉप्स के लिए चाहिए, तो उनको लोन जो है काफ़ी इजीली दे देता है नाबार्ड। इसके अलावा कोई भाई गांव के लोग हैं, वो कोई छोटा सा बिजनेस खोलना चाहता है, तो उनको लोन वगैरह देने में हेल्प कर देता है। इसके अलावा गांव के जो डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सड़कें बनवाना, स्कूल बनवाना, उनके लिए भी जो है पैसे देने में हेल्प करता है। बाकी जो गांव के लोग हैं, मनी सेविंग की और लोन वगैरह की, टीचिंग वगैरह भी ये लोग देते हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो आपको पता ही है, देखो सरकारी हॉस्पिटल हुआ, सरकारी स्कूल हुआ, वो क्या है, सब सरकार की तो ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ये किसके द्वारा चलती है, सिंपली नाम से पता चला। पागल समझा है क्या भाई, गवर्नमेंट के नाम से तो गवर्नमेंट ही तो चलाती है, नाम से पता चल रहा है। फंड कौन देता है भाई, गवर्नमेंट देती है। और गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है भाई, टैक्स से मिलता है। जो हम टैक्स पे करते हैं खाने पीने पर, या फिर आप ITR फाइल करके टैक्स वगैरह पे करते हो, ये सब चीज़ों से जो टैक्स मिलता है वो गवर्नमेंट चलाती है। सरकारी स्कूल जो है, सरकारी हॉस्पिटल जो है, वो हमारे टैक्स से ही तो चल रहा है। तो जितने भी सरकारी आपको ये चीज़ें दिखती है, ये सब जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि पुलिस हुआ, फायर डिपार्टमेंट हुआ, ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ जो होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसको हम NGOs बोलते हैं। बहुत बार सुना होगा नाम NGOs के बारे में। इसी तरह ना सिमिलर तरह की एक चीज़ होती है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, CBOs। तो दोनों ना सिमिलर है, काफ़ी चीज़ें सिमिलर है। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि काफ़ी लोग जो है CBO को NGO बोल देते हैं और NGO को CBO भी बोल देते हैं। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। मेजर जो डिफरेंस है ना वो ये है कि NGO जो होती है ना वो हायर लेवल पर होती है, और CBO जो होती है वो लोअर लेवल पर होती है। वो किस तरह से होती है वो भी देखेंगे। अब देखो नाम से पता चल रहा है NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो डेफिनेटली भाई गवर्नमेंट द्वारा ये नहीं चलती है। और तो फिर पैसे वगैरह कहाँ से आते हैं भाई, ये कोई अपनी जेब से खर्च नहीं करता है इसमें। ये क्या करते हैं, डोनेशंस लेते हैं। भाई काफ़ी अमीर लोग जो होते हैं NGO में डोनेट करते हैं। भाई NGO के बारे में आपको पता ही है, मुझे डेफिनेटली लग रहा है, दिल से आवाज़ आ रही है। इसके अलावा भाई कुछ ग्रांट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह मिल जाते हैं। फंड रेज करता है ये कि भाई हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, लोग उसमें पैसे वगैरह देकर काम चल जाता है। इसके अलावा जो है ना ये मेजर इश्यूज पर ध्यान देता है, जैसे कि पॉवर्टी हुआ, एजुकेशन हुआ, हेल्थ केयर हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, ह्यूमन राइट्स हुआ। मूवीज़ में देखा होगा कि भाई NGOs आ जाएगी, ह्यूमन राइट्स वगैरह वाले हमें परेशान करेंगे, ये चीज़ आपने देखी होगी। CBO जो होते हैं ना वो भी इनका सिमिलर ही फोकस होता है, लेकिन ये छोटे लेवल पर होता है और छोटी छोटी चीज़ों पर ये फोकस करता है और एक स्पेसिफिक कम्युनिटी पर फोकस करता है, छोटे ग्रुप ऑफ पीपल पर ये वर्क करता है। NGOs के कुछ एग्जाम्पल दिख रहे होंगे और ये CBO के कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे NGO का एग्जाम्पल है यूनिसेफ, जो कि चिल्ड्रंस के राइट्स को ध्यान में रखते हुए देखता है ये। और ग्रीन पीस हुआ जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये एक NGO है। और CBO जो होगी लोकल वुमेन्स कोऑपरेटिव्स हो गए, कि आपस की कुछ औरतों ने मिलकर अपना एक CBO बना लिया है। और इसके अलावा ना NGOs और CBO में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं ना वो यहाँ पर दे रखे हैं मैंने, वो एक बार आप रीड कर लेना, आराम से पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये है वही है, ब्रॉड लेवल पर देखता है NGO। CBO जो है स्पेसिफिक कम्युनिटी, एक छोटे से प्रॉब्लम को देखता है, कि स्पेसिफिक कम्युनिटी की प्रॉब्लम को देखता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती है। इसके अलावा फंड रेजिंग जो है वो NGO को जो है फंडिंग जो है डोनेशन वगैरह से मिलती है और फंड रेज करता है, ये सब चीज़ें होती हैं। और CBO जो है ये जो है मेंबरशिप फ़ीस लेता है, मतलब जो भी इसके मेंबर्स होते हैं वो उनकी फ़ीस होती है, और लोकल फंड रेजिंग करता है, और कभी कभी गवर्नमेंट भी इनको कुछ पैसे दे देती है। एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, ये डिफरेंस आप एक बार देख लेना। और ई बुक में तो भाई पूरा डिटेल में मिल जाएगा। ई बुक में बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ई बुक भाई है बार बार बोलने लायक वाली चीज़। इसके अलावा बाद में देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये आपने स्कूल में भी काफ़ी बार पढ़ा होगा, ये बुक्स में मैंने स्कूल में ही पढ़ा था, सोशल साइंस में एक टॉपिक था आई गेस। और इसमें जो है ना इसको शॉर्ट में बोलते हैं SHGs। तो नाम से पता चल रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपस में खुद की हेल्प करने वाला ग्रुप। तो SHG जो होता है ना एक छोटा सा ग्रुप होता है, 10 से 25 लोगों का,
जो कि आपस में काम करता है और आपस में काम करने के बाद जो है अपनी आपस में काम करके आपस की जो सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनको फिक्स करता है और अपनी सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग को इम्प्रूव करता है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब से बेटर ये रहेगा, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो है ना इसमें लोग कौन-कौन होते हैं वो बता देता हूँ भाई, जिनका ना सिमिलर बैकग्राउंड होता है। वो हो सकता है इनकम, जो भाई कम इनकम वाले लोग हो सकते हैं वो आपस में अपना एक ग्रुप बना ले, या फिर हो सकता है जिनका सोशली स्टेटस हाइयर है या फिर लोअर है वो आपस में ग्रुप बना ले, या फिर हो सकता है भाई जेंडर के बेस पर बना दे, कुछ फीमेल का ग्रुप हो गया जिसमें सिर्फ औरतें होंगी। इस तरह से ये सिमिलर बैकग्राउंड वाले लोग ग्रुप बना देते हैं। एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है इसको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी आपको मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे कि समझ सकते हो कि भाई गांव की या फिर शहर की कोई भी औरतें हैं, आपस में 10-20 औरतों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब ये SHG हो गया। इसमें क्या करेंगे, ये जो है ना औरतें छोटा छोटा अमाउंट जो है ना इकट्ठा करेगी आपस में, मतलब जमा करेगी, और सब मतलब फिक्स रखें कि इतने इतने रुपए हर महीने या हर हफ्ते हम इस जगह इकट्ठा करेंगे। उसके बाद जब उन औरतों को ज़रूरत होगी पैसों की, वो जो है ना उस ग्रुप से पैसे ले सकती है एज अ लोन, और कुछ इंटरेस्ट छोटा सा अमाउंट जो है इंटरेस्ट का पे करके वो वहाँ से पैसे उठा सकती है जब उनको ज़रूरत होगी। और इसी तरह जो है उनके भाई सेविंग्स भी हो रही है, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर वो वहाँ से पैसे भी ले रही है। इसके अलावा कोई उनको एडवाइस चाहिए या फिर मदद वगैरह चाहिए किसी भी काम के लिए या फिर स्पेसिफिक काम के लिए, वो अपने ग्रुप की औरतों से मदद ले सकती है कि भाई मुझे एक एडवाइस चाहिए, मैं एक ये काम करने जा रही हूँ, मुझे कुछ एडवाइस दो। तो वो आपस की जो ग्रुप है उनका वो उनको एडवाइस वगैरह दे देंगे। तो एक्टिविटीज़ क्या होती है, सेविंग्स। तो ये जो है ना कुछ अमाउंट जो है सेव करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर लोन ले लेते हैं, और पीयर सपोर्ट मतलब आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। स्किल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है या फिर एडवाइस देनी है एक दूसरे को, उस चीज़ में ये काम करते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है, एम्पावरमेंट। तो भाई जो है इनको एम्पावरमेंट मिलता है, आपस में ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो जाते हैं। भाई पैसे इकट्ठे कर लिए, ज़रूरत पड़ने पर पैसे ले भी सकते हैं। मतलब जितने पैसे उन्होंने जमा करे उतने नहीं, मैं बोल रहा हूँ लोन। अगर तुमने मान लो आज तक 5,000 जमा करे हैं और तुम्हें भाई लोन के लिए 20,000 की ज़रूरत पड़ी, तो 20,000 उठा लो, क्योंकि काफ़ी लोग इकट्ठे कर रहे हैं ना, तो उसमें से आपको इंटरेस्ट पे करके आपको लोन मिल जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स है SHG के जो कि मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, जैसे कि कुछ औरतों ने ग्रुप बना लिया है जो कि पैसे इकट्ठे कर रही है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो ये यूनिट काफ़ी बढ़िया थी, छोटी थी और ख़त्म होगी। आगे की यूनिट और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप भी इंटरेस्टिंग, मैं भी इंटरेस्टिंग देखेंगे। बाकी यूनिट्स मिलता है अगली यूनिट्स में, तब तक के लिए बाय। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।